दोस्तों, हमारे केंद्र पे जो उप निदेशक हैं श्री धर्म सिंह राणा जी, उनकी सेवानिवृत्ति है। इनका बहुत लंबा करियर रहा है, बहुत ही हंसमुख इंसान हैं, बहुत ही सहयोगी इनकी प्रवृत्ति रही है और अपनी पर्सनैलिटी और जो ओरा और जो एक वाइब्रेशंस होती है उसके जरिए ये ना केवल अपने स्टेशन पे बल्कि उत्तर भारत क्या पूरे देश के दूसरे स्टेशन पे भी लोग जानते हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से। और साथ में जो महानिदेशालय है वहां भी इनकी बहुत अच्छी सामाजिक संबंध है। राणा जी, पहले तो आपका स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे शुरू करेंगे पढ़ाई के बारे में। तो आपने जो पढ़ाई की वो कहाँ से की और आपका बैकग्राउंड के बारे में भी जरा बताइए कि कहाँ आप पैदा हुए, उसके बाद का आपका जीवन कैसे शुरू हुआ। जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो सही बात यह है कि गांव में कोई स्कूल नहीं होता था। गांव चंद्रभानपुर है, जिला कुरुक्षेत्र, छोटा गांव है, वहां पे कोई प्राइमरी स्कूल भी उन दिनों नहीं होता था। तो जो पहली क्लास की वो पलवल से की, पलवल हमारे गांव के नजदीक है, और वहां से पहली कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिर खासपुर एक छोटा सा गांव हमारे साथ में है, वहां भी स्कूल था। तो चौथी क्लास मैंने वहां से की। जब मैं 5वीं क्लास में हुआ, पलवल जो ये पास में गांव है, हाँ, तो खासपुर में चौथी क्लास तक पढ़ा। तो जब मैं 5वीं क्लास में आया तो हमारे गांव में भी स्कूल आ गया उस टाइम। तो 5वीं मैंने अपने गांव से की। 5वीं करने के बाद फिर मैं अमीन चला गया, एक बड़ा कस्बा है, तो वहां पर 10वीं का स्कूल होता था। 8वीं मैंने अभिमन्यु का टिला बताते हैं वहां उनके नाम पे, वो अमीन गांव। जी जी, अब उस गांव का नाम बल्कि अमीन से अभिमन्युपुर हो गया, अभिमन्युपुर हो गया है दोबारा जी। तो 8वीं करने के बाद फिर मैं श्रीमद भगवत गीता उच्च विद्यालय कुरुक्षेत्र में 9वीं क्लास में मैंने दाखिला लिया, क्योंकि मेरे नंबर वहां पर 8वीं में अच्छे आए तो इन्होंने यहाँ मेरे को एडमिशन दे दिया गीता स्कूल में। ठीक है। 10वीं मैंने यहाँ से की तो बहुत अच्छे नंबर। गीता स्कूल बड़ा संस्कारवान बच्चे निकलते थे, बहुत बेहतरीन, जिसमें संस्कार सिखाए जाते हैं, खेल सिखाए जाते हैं, देशभक्ति सिखाई जाती है। और उसके साथ साथ उस जमाने में जैसे मैं 1978 और 79 में यहाँ रहा तो यहाँ पर पढ़ाई का वातावरण बहुत बेहतरीन था। खेल कूद और संस्कार और इन सब चीजों के साथ पढ़ाई पे विशेष तौर से ध्यान दिया जाता था। तो उन दिनों की ये बात है। उसके बाद मेरे 10वीं में भी अच्छे नंबर आए। उसके बाद मैंने हरियाणा पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी में एडमिशन लिया, वहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने डिप्लोमा किया। नीलोखेड़ी का मेरे ख्याल से एकमात्र कॉलेज था या 1-2 कॉलेज ही होंगे उस वक्त? हाँ, बहुत कम थे और नीलोखेड़ी का बहुत नाम था। इंजीनियरिंग कॉलेज उस टाइम और नहीं थे, सिर्फ एक रैक होता था कुरुक्षेत्र में जहां पे डिग्री मिलती थी। जी, बाकी डिप्लोमा के 2-3 ये कॉलेज होते थे जिसमें हरियाणा पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी का एक विशेष स्थान था और पूरे उत्तर भारत में इसका संस्थान का नाम था। ठीक। तो डिप्लोमा मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया। उसके बाद मैंने डिग्री करी इंजीनियरिंग में और इस डिपार्टमेंट में फिर मैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट सेलेक्ट हुआ। हमारे जो सुनने वाले बहन भाई उनको बता दें कि जिस तरह बाहर जेई और एसडीओ एक्शन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इस तरह की पोस्टें चलती हैं, तो हमारे यहाँ पे ये इंजीनियरिंग असिस्टेंट, सीनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर और फिर आजकल जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर, फिर डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियर। तो अभी धर्म सिंह राणा जी डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियर हैं हमारे यहाँ पे। तो आपने बाहर भी सर्विस की थी उस वक्त? मैंने 9 दिसंबर 1986 को एज इंजीनियरिंग असिस्टेंट इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। लेकिन इससे पहले 2 साल मैंने गवर्नमेंट वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 2 साल पढ़ाया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कथूरा सोनीपत जिले में, ये एक बड़ा गांव है, तो वहां पर गुहाने के पास है। तो वहां मैंने 2 साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई। फिर जब मेरी इस डिपार्टमेंट में चयन हुआ तो वहां से मैंने रिजाइन कर दिया। 9 दिसंबर 1986 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया। तो आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 18 मार्च 1987 को, जब मैं भिवानी ही पोस्टेड था। तो अभी परिवार में एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी बैंक ऑफिसर है। हाँ। बेटे का अपना जो है अपना बिजनेस है। दोनों की शादी कर दी है, सेटल्ड हैं दोनों। तो जिम्मेवारियों से आप एक तरह से मुक्त हो, पारिवारिक जिम्मेवारी? अब वैसे तो जिम्मेदारियों से मुक्त आदमी ताउम्र नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए, तभी सार्थकता है जीवन की।
तो होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मोटे तौर पे आपने जो एक काम होता है, हाँ, वो आपने कर दिया है। वो मैंने कर दिया, बच्चों का, परिवार की, उनकी पढ़ाई लिखाई और बाकी जो काम। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्योंकि ये बातें तो थोड़ी सी जरूरी थी करनी, मेरी वाली जो लाइन है वो प्रोग्राम की लाइन है। प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जैसे मैं हूँ और ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव जब था मैं, तब से राणा जी आपके पास हम जो है इकट्ठे यहाँ पे होते थे। और पहले जैसे हम अक्सर बातें करते हैं कि एक तलंगी जी थे जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे, एक खन्ना जी थे जो SCA थे, और AE असिस्टेंट इंजीनियर एक घई थे। तो हम, मैं और आप और SP वर्मा और एक सुरेश डावर आपकी इंजीनियरिंग विंग के थे, मैं प्रोग्राम से था। तो हम चाय पीने यहाँ जाते थे, पास में मायाराम का खोखा होता था। तो उन्होंने बताया कि बस स्टैंड पे पिया करो, वहां आपको 98 की चाय मिलेगी, यहाँ 1 रुपए की चाय पीते हो। तो वो यादें आपके मन में होंगी अभी भी? बिल्कुल हैं वो यादें। हालांकि मैं तो 1-2 बार ही गया हूं। मेरी पोस्टिंग यहाँ पर ट्रांसफर हो गई थी मेरी भिवानी से, तो मेरी पोस्टिंग यहाँ पर मई 1991 में। तो यहाँ पर हमने आते ही सबसे पहला काम मेरा ये था कि अपना एक क्लब बना लिया, जिसमें टी क्लब भी शामिल था, उसमें बैडमिंटन भी था, उसमें क्रिकेट भी हम लोग खेलते थे। तो एक क्लब टाइप हमने बना लिया। उस टाइम बहुत लोग यहाँ पर पोस्टेड थे कुरुक्षेत्र में। आप थोड़ा बाद में आए, तो उन जगह पे चाय पीने का हालांकि सौभाग्य कम ही प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारा क्लब था तो यहाँ बहुत अच्छा चलता था। हाँ, एक बात और थी, तब कुरुक्षेत्र में अगर कोई सड़क पार करनी होती थी तो आराम से पार कर सकते थे, ट्रैफिक ज्यादा नहीं था यहाँ। बिल्कुल भी नहीं था। आज से आप कह सकते हो उस टाइम और आज के टाइम में 20 गुना ट्रैफिक और इससे भी ज्यादा हो सकता है फर्क आ गया। खाली पड़ी होती थी सड़कें। बिल्कुल ठीक है। और सेक्टर 7 में भी बहुत मकान खाली थे, बाकी सेक्टर तो कुछ खास बसे नहीं थे, बस एक सेक्टर 13 पूरी तरह, हाँ, सेक्टर 13 पूरी तरह बसा हुआ था। सेक्टर 7 भी नया नया ही उस टाइम आया था, तो खाली होता था। तो एक बात और अक्सर आपके साथ बहुत जो है, मेरा तो क्योंकि लंबा समय आपके साथ निकला है, तो आप मजाक बहुत करते रहते थे जो इसमें निदेशालय। मेरी एक बात और थी, आप किसी भी बात में बहुत, मेरे ख्याल से शायद ये एक्सेप्शन ही हो, आपने किसी को लिखित में जिस तरह ज्ञापन देते हैं, मेमो से जवाब मांगते हैं अपने अधीनस्थ स्टाफ से या जो भी आपका जूनियर होते हैं किसी काम के लिए खपा हो गए, तो आप उसमें विश्वास नहीं करते थे। आपने हमेशा भाईचारे और परिवार की तरह ही जो है सबके साथ काम किया। एक्चुअल में मेरे परिवार की बैकग्राउंड कहिए या ये एक संस्कार कहिए, वो इस तरह के रहे कि जो भी काम करना है वह सहयोग से करना है। जो भी मुश्किल से मुश्किल काम भी अगर आप उसको हंस के, उसको बहुत सहजता से लेके अगर करते हो, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। और उसके लिए आपको एक टीम की जरूरत होती है, और ईमानदारी से सच्चे प्रयास कोई भी टीम या कोई भी टीम के सदस्य तभी करते हैं जब वो मन से करते हैं। और वो मन से तभी करेंगे जब आपके साथ उनका जो है ना वो अच्छा लगाव होगा, आपसे प्यार करेंगे। तो मैंने भी अपने जो भी मेरे सहयोगी रहे, चाहे मेरे से जूनियर रहे, चाहे मेरे अधिकारी रहे, उस समय में मेरे बहुत ही सहजता पूर्ण उनके साथ व्यवहार था और बड़ा अच्छा उनके साथ हमारा टाइम गुजरा और बहुत ही सहजता से हम लेते थे। बिल्कुल सही बात है। अभी भी जैसे हमारा स्टेशन है, कितना साफ सुथरा, कितना स्वच्छता अभियान के तहत हमने जो सफाई की, तो सबने मिलके ही पूरा टीम वर्क जो है आपकी नेतृत्व में जो काम किया। तो एक बात और, आप क्योंकि अक्सर जो है मजाक जो है करते रहते हो किसी न किसी तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर ऑफिस में क्या होता है कि स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है, वो काम के इतना एक दायरा बांध लेते हैं, हमेशा काम के ही उसमें बात करते हैं, दूसरी बात नहीं करते और बड़े तनावपूर्ण माहौल में बात करते हैं। जबकि आपके पास हमेशा किसी न किसी बात के ठाके लगते रहते हैं। तो आपने हमारे आदरणीय ओम प्रकाश पंजेटा जी का एक किस्सा सुनाया था आपने कि बहुत वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आए थे, तो अगर आप वो किस्सा एक बार फिर हमारे श्रोताओं के साथ भी बांट लो, क्योंकि वो सब अपना परिवार ही था। असल में क्या था कि कुछ चीजें ना बहुत निजी हो जाती है। ठीक है, वो एक ऐसे माहौल से वो यहाँ पर स्थानांतरण पे आए थे जहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं था और बहुत तनावपूर्ण माहौल में उन्होंने नौकरी भी की थी। उनको पता नहीं था कि कुरुक्षेत्र इतना बढ़िया साफ सुथरा और यहाँ पर अच्छे लोग मिलेंगे। तो वो कई बार इस तरह की चीजें होती थी कि वो अपने आप को थोड़ा सा ना एक रिजर्व रखने की कोशिश करते थे और मैं चाहता था कि वो खुलें, सभी से खुलें। हालांकि मेरे वो अधिकारी थे, लेकिन उसके बाद
बावजूद भी मैं उनको वो जो घटना आपने बताई थी, जो वरिष्ठ अधिकारी आए थे, तो वो कुछ आपने शादी में जाना था, तो आपने कहा कि कपड़े दूसरे पहन के आओ। जब वो वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा कि वो आपके बॉस हैं, हेड हैं, वो कहाँ गए हैं, तो आपने उनके साथ मजाक कर दिया जी, कपड़े बदलने गए हैं। तो इस तरह के जो है ना वो बहुत खुश हुए फिर अपने उसमें आगे, वो अनऑफिशियल वे में आगे। उम्र भी थोड़ी हमारी ऐसी थी उस टाइम, और बड़ा सहजता से लेते थे हर चीज को, और फिर कोई महसूस भी नहीं करता था। और फिर एक किस्सा आपने उनका, दत्ता जी जो आजकल डीडीए हैं, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है दिल्ली में, उनके बारे में भी बताया था। उनकी कुछ ट्रांसफर एक वरिष्ठ अधिकारी से आप कराना चाहते थे, तो वो डर के मारे आ नहीं रहे थे, जबकि आप खुल के बात करते थे अधिकारी। हाँ, उनको मैं रोक के बैठा रहा। असल में यही एक चाहे व्यक्ति, और वो बाहर खड़े रहे गेट के बाहर उनसे संकोच करके। हाँ, मेरे जो संबंध रहे, मेरे जूनियर और मेरे जो सीनियर अधिकारी रहे, ज्यादातर लोगों के साथ बहुत मधुर रहे। मैं बहुत उनसे खुल के और जो है ना बहुत अच्छे तरह से अपनी बात रखता था, और वो लोग मानते भी थे। अच्छा, आगे तो बातें करें हम, उससे पहले एक गीत आपने बताया था कि मैं गीत भी जरूर सुनूंगा, और गीत आप सुनते भी हो। हाँ, क्योंकि पुराने गीत हैं, क्योंकि हम रेडियो में रहे हैं, ये तो जितने भी पुराने गीत हैं, और फिल्में भी देखी होंगी आपने, तो बहुत फिल्में देखी हैं। वो जो गीत संगीत है असल में, क्योंकि ये नए वाला हमें इतना अच्छा लगता भी नहीं है, तो वो जो हमारे दौर के, हमारे जमाने के, हमारे समय का जो गीत संगीत था, वो सदा रहा है और सदा रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा गीत सुनना चाहोगे आप? बहुत से गीत हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या बात है, क्या बात है। काफी मुझे अच्छा लगता है ये गीत। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा
सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। अच्छा, उस वक्त एक बात और आपकी निजी बात ही पूछेंगे, जो जब आपकी शादी हुई, आजकल तो क्योंकि 2 घंटे की शादी होगी और हम कई बार अक्सर चर्चा करते हैं कि उस वक्त के जो खान पान थे कितने अच्छे थे, और भी शादियां आपने अटेंड की होगी, क्या परिवर्तन आ गया आप समाज में? आमूल चूल परिवर्तन आया है। सही बात तो ये है, जो आत्मीयता कहो जो उस समय पे थी वो आज नहीं है। आज ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि आप आए और आपने हाजिरी लगाई और आप चल दिए। उस समय क्या था कि खाना भी बैठ के मेहमानों को खिलाया जाता था, टाट पे बिठाते थे, और शुरुआत में तो जब हम बच्चे थे तो वो पत्तल पे भी खाया हमने। उसमें एक शुद्धता थी, झूठ नहीं थी। आजकल तो वही प्लेटें पानी से निकाल ली और रख दी, और ये सब बहुत अच्छा है। हाँ, लड्डू वो जो शेर सी दे के जाते थे, हाँ, और वो गिलास जो स्टील का, उसमें चाय दे के जाया। बारात में जब जाया करते, हालांकि हमारे टाइम पे वो मंझोली तो नहीं रही थी, लेकिन ट्रैक्टर ट्राली जरूर थी, क्योंकि हम तो एक किसान परिवार से संबंध मतलब रथ है, और वो बैलडी वो नहीं रही थी, वो नहीं रही थी। लेकिन जब ट्राली में बैठ के हम किसी 20, 30, 50 किलोमीटर जाते थे तो पता चला कि भूख इतनी लग जाती थी। तो बारात जब भी चौपाल में रुकती थी तो वो एक खाकी सा पूड़ा होता था जिसके अंदर 2 लड्डू, एक सवाली और नमकीन होती थी, भुजिया, और फिर चाय वो गिलास में स्टील के लेके आते थे। और जो टोकनी वो पित्तल की, वो पूरे उसके रस्से के साथ वो गरम गरम करके उसमें लेके आते थे, चाय से स्वादिष्ट वो लगता था। और फिर वैसे ही मेरे ख्याल वो खाना भी जिसमें लड्डू जलेबी हुए, शुद्धता भी थी, शुद्धता थी, और एक पेठे की सब्जी, उसी में नजारे आ जाया करते। हाँ, वो डालते थे बैठा के नीचे कि आप लोगे आप नहीं लोगे। और जो आत्मीयता, जो एक रिश्तेदारी की थी, वो एक अलग तरह की जो वाइब्रेशन से, एक अलग तरह की तरंगे वहाँ होती थी। बिल्कुल रिश्तेदारी की, बिल्कुल सही। और जो सिठने जो औरतें गाती थी, हमने बुलाए ठाडे ठाडे, और इस तरह के जो आगे छोटे छोटे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चलता था। हाँ, इस तरह का कितना मजेदार वो सिठने चलता है गाँव में। अभी भी थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन तब ज्यादा ही 1 महीने पहले शादी का माहौल शुरू हो जाता था, लड़कियां आ जाती थी गाँव में, 1 महीना पहले शुरू हो जाता था। महीना पहले आपने कहा, बच्चे आ जाते थे, वो बुआ आ जाती थी, बहनें आ जाती थी, और भाभियां तो होती थी। संयुक्त परिवार थे, बड़े परिवार थे, बहुत आनंद आता था। और उसकी तैयारियां 1 महीने पहले शुरू हो जाती थी, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता था लोगों के पास, तो वो जोड़ना पड़ता था, सब वो मिलके हुआ करता। बिल्कुल सही बात है। जो न्योंदे थे, जिस तरह न्योंदा में वो सारा उस वक्त पूरी मदद कर दिया करते भाई। फिर दूसरे की शादी होती उसमें कर दिया करते, कन्यादान तो था ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त तो आपने बहुत कुछ देखा होगा, उस वक्त के खेल जिस तरह आपस में, और भाईचारा और सारी बातें। बिल्कुल, गांव में भी उस टाइम लोग कबड्डी खेला करते, कुश्ती लड़ा करते, मेलों में भी कुश्तियां होती थी, कबड्डी प्रतियोगिताएं होती थी। मेलों का बड़ा चाव होता बच्चों को, खासकर कि वो सारे मिल के और अच्छे अच्छे कपड़े डाल के और वहाँ जलेबी खाया करते, घुमा करते मेलों में, तो बड़ा चाव होता था। और जनेत में बारात में जब जाया करते नए कपड़े सिलवा के, तो वो भी अलग ही मजा, वो भी एक अलग ही मजा था। आज ना मजा कपड़ों का है ना खाने का है, गुणवत्ता नहीं रही, खर्च ज्यादा हो गए, हर चीज में मिलावट आ गई, दिखावे ज्यादा हो गए, और डेकोरेशन पे ज्यादा। उस टाइम आप कितना भी खाओ दिक्कत नहीं थी, आज आप शादी में खा लो तो तकलीफ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले जब आप स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त तख्ती पे लिखते होगे? तख्ती पे लिखते थे, कलम दवात और तख्ती, और स्लेट और स्लेटी।
हाँ, तो तख्ती को शाम को पोंछ के रखते हो, पोंछ के रख देते थे और फिर सुखा देते हो साइड में जाके। देखो, एक समय समय की बातें हैं कि लोगों के पास क्योंकि इतने साधन और पैसा नहीं होता था, तो इसलिए क्योंकि उस स्लेट को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, तख्ती को आप बार बार इस्तेमाल कर, साधन नहीं तो वो भी अच्छी है। अब जो चीजें हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, ढेर लगे पड़े रहते हैं। हाँ, तो वो कागज आजकल कूड़े के ढेर लगे पड़े रहते हैं। वो सारी चीजें ऐसी थी कि कोई भी वेस्ट नहीं जाती थी, कोई भी चीज इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये पेंसिल है, इनको बिल्कुल आखिरी तक बच्चे चलाते थे। हाँ, और हर चीज का जो सही यूटिलाइजेशन जिसको कह सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बहुत सही इस्तेमाल होता है। पेंसिल भी थोड़ी ऊपर वाली क्लासों में आती थी, पहली दूसरी में तो वही स्लेट और स्लेटी और तख्ती और कलम दवा, वो जो बत्ती सी चौक टाइप सी थी, उसी से लिखते थे। पेंसिल भी थोड़ी बाद में आती थी, तो उसमें एक बार लेने के बाद खर्चा कुछ नहीं होता था। और स्याही और रोशनाई कुछ पुड़िया सी लिखी होती थी, वो तोड़ के फिर उसको स्याही बनाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक अलग ही तरह का एहसास होता था उसमें। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो चीजें अब लुप्त हो गई हैं। लुप्त हो गई। और जो जैसे पशु थे, भैंसें थी, उनको किस तरह दिवाली पे उनके सींग सांग चमका के, उनके वो गांगड़ी सी बांध के, बिल्कुल घंटियां सी उनके लगा के, जैसे बैल बांधते थे, है ना। और पशु भी घर में, भैंस भी और गाय भी बहुत भारी संख्या में होते थे हर घर में। दूध और घी की कमी नहीं थी। पैसे की तंगी आप कह सकते हो कि लगभग हर किसान परिवार में और गांव में लगभग रहती थी, लेकिन काम नहीं रुकता था, कोई काम नहीं रुकता था। और खाने पीने की बहुत मौज होती थी, जो है ना। और इसीलिए स्वास्थ्य भी जो है ना, फिर कबड्डी तो फिर खेलेंगे ही, कुश्ती तो लड़ेंगे ही। जब आप शुद्ध दूध और घी खाओगे तो मजाक तो करेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गांव का भी माहौल अब उस समय का बहुत अच्छा होता था, भाईचारा आपस में बहुत ज्यादा था, गांव में भी था। फिर हम आगे अपने सर्विस में आए तो यहाँ भी लोग बढ़िया तरीके से वो रहते थे। तो अब तनाव तो ये थोड़ा मेरा ख्याल से 2000 के बाद ज्यादा हुआ है। अब इंडिविजुअलिटी आ गई कि हर आदमी खुद पे लग गया करने के, अपने आप को देखने लग गया। मतलब पहले त्याग था, पहले पूरे परिवार को देखा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके कारण जीवन सुखी था। अब अपना अपना करते करते तो बहुत ज्यादा, जैसे सुनने में आते हैं कि केस इतने हो जाते हैं कि लड़की भी खुद का देखती है, वो पति का भी नहीं देखती। स्थिति यहाँ तक आ गई, उसके कारण फिर बिना मतलब के भेदभाव पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। हालांकि जहाँ संस्कार हैं, इकट्ठे फैमिली है, ज्वाइंट फैमिलीज हैं, संयुक्त परिवार है, अभी भी संस्कारवान बहुत बच्चे हमें मिलते हैं, लेकिन बहुत कम अच्छा बचे काम करने वाले। लेकिन अब वो सारी जिम्मेवारी उन्हीं पे आ गई है, परिवार पे। बहुत कम बचे हैं। सही बात तो ये है कि आज परिवार लगभग बचे ही नहीं है। बच्चे बहुत कम है, ना के बराबर ही रहे, जॉब पे चले जाते हैं, या फिर वो आजकल एक विदेशों में जाने का एक अलग से दौर शुरू हुआ है। अब वो जो विदेशों का हुआ है, वो भी कुछ रोजगार की समस्या है, और उसके कारण बहुत से तो बेचारे वो जो डोंकी या इस तरह के सिस्टम के जरिए गुजर कर जाते हैं, जान भी चली जाती है, पैसा भी बर्बाद है, जमीनें भी बिक जाती हैं। तो राणा जी, कोई बात जो आपको याद आती हो अपनी सर्विस की, या कोई और? बस सर्विस में तो ऐसा है कि अपना बहुत अच्छा समय बीता है, और क्योंकि एकदम तो सारी बातें याद नहीं आ सकती। क्लास 1 ऑफिसर आप अभी सेवानिवृत्त हो रहे हो। हाँ, बहुत कुछ मिला आपको? बहुत कुछ मिला है। जितना मैंने पढ़ा और उसके हिसाब से जितना हमने प्रयत्न किए, सेवाएं दी, उसके हिसाब से मुझे एज ए डिप्टी डायरेक्टर मैं रिटायर हो रहा हूं। तो मुझे खुशी है कि जितना मैंने किया था उतना मुझे मिला है। जब आप पहली सर्विस, आपको पे जब पहली मिली थी, वो कितने रुपए मिली थी? शायद पे का वैसे कुछ यार, फिर भी थोड़ा सा 1700-1800 रुपए महीना। 1700-1800। और अब कितनी मिलती होगी? हाँ, ये बहुत ही निजी बात आपने पूछी। लेकिन महंगाई कम थी उस वक्त, ये महंगाई बहुत कम थी। आपको 1700-1800 भी ऐसे लगते थे कि जैसे बहुत है, क्योंकि कल शाम को मैं कहीं खड़ा था तो वहां भी यही जिक्र था। तो साधन क्या थे? एक साइकिल, और बहुत ज्यादा हो जाए तो एक स्कूटर या मोटरसाइकिल, वो भी 90 के बाद ही, 90 के दशक में ही ये चीजें थोड़ी सी आई हैं। नहीं तो साइकिल ही होता था। तो खर्चा क्या था आपका? कुछ भी नहीं। अनाज, दूध, घी सब घर का है, एक साइकिल है, तो खर्चा क्या है? कुछ भी तो नहीं है। 10 पैसे के फीस स्कूल में लगती थी 5वीं तक, उसके बाद वो शायद 25 पैसे हो जाती थी। फिर वो गीता स्कूल में जब मैं यहाँ आया तो वो 20 रुपए थी, तो कुछ भी फीस नहीं थी। तो इसलिए खर्चा तो कुछ था नहीं।
अच्छा, अक्सर ये बात कहते हैं कि पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी। ये कोई पास्ट जो आपका भूतकाल है उसके प्रति आपका अपनापन होता है इंसान का, या वाकई ऐसा अंतर आया है कि वो जिंदगी ज्यादा अच्छी थी? बिल्कुल अच्छी थी, 100% आपने ये सही बात कही है कि वो निश्चित तौर से अच्छी थी। स्वार्थ नहीं था, एक दूसरे का सहयोग करते थे, पड़ोसी का भी सहयोग करते थे और पड़ोसी भी सहयोग करता था, और संयुक्त परिवार था। और सेहत अच्छी होती थी, सेहत अच्छी होती थी, अच्छी सोच होती थी, लालच कम था। और आज ये चीजें लगभग लुप्त हो गई हैं, निजता आ गई हर चीज में, संयुक्त परिवार रहे नहीं, एकल परिवार हो गए, तो इसलिए चिंताएं और ये सब तो चीजें आएंगी ही। जो संयुक्त परिवार थे उसमें जो मुखिया होते थे, जो हेड होते थे फैमिली के, सारी जिम्मेवारियां मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां खासकर फाइनेंशियल उन्हीं के पास होती थी, बाकी अपना अपना काम करते थे, मौज करते थे, उन्हीं की होती थी। पूरे परिवार को कुछ पता नहीं था कि ये कहां से खर्च करेंगे और क्या होगा। मेरी बुआ, मेरा चाचा, मेरा ताऊ, मेरा भतीजा है, सब अपने अपने थे। पहली तनख्वाह मुझे मिली, मुझे याद है कि मैं अपनी माँ को ही जाके देता था कि माँ ये मिला है मुझे। तो अब कहाँ वो बातें रही। क्या बात है, जबकि आपकी शादी भी हो चुकी थी तब। हाँ, क्योंकि बड़ों का ही सम्मान होता था उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो अंकल आंटी दो ही तो रिश्ते रह गए, अब कितने रिश्ते होते थे। हाँ। अब तो उसमें जो SSC है, UPSC के, उनमें सवाल पूछना पड़ता है, वो चाचे का, मम्मे का फूफा क्या लगे आपका। बिल्कुल सही बात है। और अभी चिंता मत करो अजीत जी, आने वाले समय में ये वाकई ही ये चीजें लिखवानी पड़ा करेंगी बच्चों को कि मामा ये होता है, चाचा ये होता है, दादा ये होता है। ये बहुत जल्दी आ जाएगा ये समय। तो आपने इतने जिंदगी में मजाक करे हैं, एक आध मजाक तो फिर कर दो यहाँ भी। अब एकदम से कोई बात आपको याद आ रही हो ऐसी? कई बार सारी जिंदगी हंसाते जो सही मौके पे याद नहीं आती। मजे किए हैं, बहुत अच्छा समय बीता है, बेहतरीन बीता है। जब मैं अपने पास्ट की तरफ देखता हूं तो बहुत सी सुनहरी यादें हैं जो संभव नहीं हो सकती एक इंटरव्यू में समेटना। बहुत स्टेशनों पे मैं रहा हूं, बहुत से स्टेशनों पे मैं दौरे पे रहा हूं। कहां कहां रहे आप? मैं हरियाणा में कोई स्टेशन ऐसा बचा नहीं, उस टाइम तो LPT होते थे। भिवानी मेरी पोस्टिंग थी, मैं सिरसा भी रहा हूं, मैं जींद भी रहा हूं दौरे पे, मैं नारनौल भी रहा हूं, और अगर हिमाचल हिसार रहा हूं, कुरुक्षेत्र तो है ही। हाँ, और उसके बाद अगर आप हिमाचल की बात करो तो मैं मंडी भी रहा हूं, मैं धर्मशाला भी रहा हूं। तो दौरे पे मैं दिल्ली स्टेशनों पे रहा। जहां काम किया दौरे पे आप? हाँ, हाँ। दौरे पे मैं एक बार दक्षिण भारत में तिरुनेलवेली एक स्टेशन होता था। हाँ, वहां मैं उस टाइम में R&D में था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो जिसमें आप यहाँ AC लगा के रखा करते ऊपर, पहली बार AC आया। तो उस वक्त AC होते नहीं थे। 25 दिन वहाँ तिरुनेलवेली में उस प्रोजेक्ट पे रहा था। ABU का इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट था। 25 दिन रहा था मैं वहाँ। तो दौरे पे मैं बहुत स्टेशनों पे रहा हूँ, और फिर मैं उस पूरे प्रोजेक्ट को लेके कुरुक्षेत्र आ गया। आपने बताया था कि हमारे एक साथी थे, वो AC की क्योंकि ठंडी हवा लगती थी, AC उस वक्त होते नहीं थे, टीवी नहीं होता था उस टाइम, कंप्यूटर नहीं होता था। आपने कंप्यूटर भी लगा रखा था, टीवी भी लगा रखा था। जो मैंने लैब यहाँ पर 1993-94 की बात है, 94 की बातें हैं। तो मैंने कंप्यूटर लगाया, उसमें AC तो फिर होना ही था, टीवी लगाया, कलर टीवी। जब कंप्यूटर के लिए बाहर जूते निकाल के जाते थे शुरू में। जी, बिल्कुल सही बात है। वो एक मतलब जो है ना, एक अचंभा सा था कि कंप्यूटर भी क्या चीज होती है। तो आप तो जैसे गांव से थे, तो जब आप दिल्ली जैसे बड़े शहरों में गए होगे तब कैसा लगा होगा वहां पे? देखो, फर्क तो होता है, हमारा दिल नहीं लग पाता। वैसे तो मैं शिमला भी रहा हूँ 1 साल। तो शिमला भी जब यहाँ से मैं जाता था तो मुझे कसौली के आसपास ठंडी हवाएं लगनी शुरू हो जाती थी। गर्मियों में बड़ा मजा आता था, और ऐसा आनंद आता था कि मजा आ गया यार, कहाँ गर्मी में पड़े हुए थे। लेकिन 3 दिन रहने के बाद फिर वो पहाड़ काटने को आते थे कि नहीं यार, अपना ही ठीक है, चाहे कितना भी गर्म है। वहाँ पहाड़ों पे जो है एक तरह से सोशल, जो सामाजिक जीवन है वो कम होता है, सोशल लाइफ कम है। अपने यहाँ थोड़ी रौनक बनी रहती है, इसलिए वो दिल नहीं लग पाता। नहीं तो अपना समय वहाँ भी बहुत अच्छा गुजरा है। उन पहाड़ियों को भी हंसना और बोलना सिखा के आया, वो बेचारे हंसते ही नहीं थे।
वो उनको भी पता चल गया भाई ये हाँ, बिठा के उनकी हरियाणा वाले कैसे हंसते हैं, क्लास लिया करता, उनको हंसाया करता, बिना बात के हंसाया करता, और चुपचाप बैठे रहते वो बेचारे, थोड़े कोई बात नहीं है, तुम हंसो सब। हाँ, वो खूब हंसते थे बेचारे। अच्छा, थिएटर में पहली फिल्म कौन सी देखी थी आपने, उसका गाना सुनोगे आज? पहली फिल्म देखी थी रोटी कपड़ा और मकान। क्या बात है, आज आपको रोटी कपड़ा और मकान का ही गीत सुनाए फिर? बहुत अच्छे गीत थे उसके अंदर। अच्छा, कोई भी गीत सुना दे, या कोई ध्यान भी है आपके मन में? शायद एक गीत था, मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। समय की धारा में, समय की धारा में उम्र बह जानी है, जो घड़ी जिएंगे, जो घड़ी जिएंगे वही रह जानी है। बन जाऊं सांस आखिरी, मैं बन जाऊं सांस आखिरी, तू जीवन बन जा, जीवन से सांसों का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। बरसता सावन महकता आंगन हो, कभी दूल्हा, कभी दिल दुल्हन हो, गगन बन कर पवन बन कर घूमे, चलना ही मोड़, कभी ना संग छोड़े, कहीं चुप जाना है, नजर नहीं आना है, कहीं पे बस जाएंगे, ये दिन कट जाएंगे। अरे क्या बात करे, वो देखो रात ढली, ये बातें चलती रहे, ये रातें ढलती रहे, मैं मन को मंदिर कर डालूं, तू भोजन बन जा, मंदिर से पूजा का रिश्ता मैं ना भूलूंगा।
भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। तो बहुत अलग अनुभव हुआ होगा उस वक्त फिल्म देख के। बिल्कुल। और ये भी नहीं पता था रेडियो लगने से पहले आगे कभी आपने देखा था या पहली बार? मैंने कभी नहीं नौकरी देखा। लगने के बाद ही रेडियो मैंने देखा? कभी देखा नहीं, क्योंकि रेडियो हमारे आसपास भी नहीं था, कोई रेडियो स्टेशन, कोई दूरदर्शन केंद्र यहाँ नहीं था। रोहतक ही था या फिर चंडीगढ़ सिर्फ होगा? रोहतक था या चंडीगढ़ या दिल्ली। हाँ हाँ हाँ, यहाँ था ही नहीं, इसलिए कभी देखा भी नहीं। ठीक है। मैंने तो जब भिवानी ज्वाइन किया तो जाके मैंने देखा कि यार ये तो यहाँ तो कभी जिंदगी में एसी भी नहीं देखा था। हाँ हाँ हाँ, तो जिस कमरे में मैंने बैठना था वहां रिवॉल्विंग चेयर और टेबल, हाँ, और एसी एसी चले हुए। और मजे की बात ये देखो कि मैं क्रिकेट का बहुत दीवाना था, कमेंट्री सुनने का, खेलता भी था मैं अपने समय में। अच्छा, हाँ, मैं बहुत दीवाना था। वो रेडियो में हम कमेंट्री कमेंट्री सुना आती थी जब। लेकिन हाँ, जब हाँ। मैंने देखा कि वहां 2 टीवी वो भी कलर्ड लगे हुए हैं, एसी रूम है, रिवॉल्विंग चेयर है हाँ, और क्रिकेट का मैच चला हुआ है लाइव, मैच चला हुआ है, क्या तो बात। मेरी तो जिंदगी सी बन गई कि बस अब तो यही हो, स्वर्ग में चले गए एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। टीवी नहीं हुआ करता था घरों में उस जमाने में। हाँ, उस वक्त टीवी नहीं होता था, क्योंकि 86 में आपने ज्वाइन करा था। जी जी जी। तो फिर जब आपने रेडियो पहली बार कहाँ देखा फिर? रेडियो तो पहली दफा भिवानी से जब मैं ट्रांसफर होके आया तो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में मैंने ज्वाइन किया, तो यहीं देखा। उस वक्त भी अलग एहसास हुआ होगा रेडियो तो, क्योंकि सुनते थे पहले गांव में बहुत। हमारे यहाँ पर कितने बेहतरीन स्टूडियो और नियंत्रण कक्ष और सारे इंजीनियर्स रूम और हमारा ड्यूटी रूम और ये सब इतने बेहतरीन बने हुए हैं और सभी में अकोस्टिक ट्रीटमेंट है। एक अलग तरह का अनुभव यहाँ हुआ। और पहले तो रेडियो पे जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं उनको भी लोग देखने आते थे और साथ में रेडियो को भी देखने आते थे। और अभी भी एक हमारे पत्रकार बंधु हैं सौरभ जी, वो कहते हैं कि जो रेडियो में प्रोग्राम दे के जाता है वो इन्फ्लेटेड फील करता है, अपने आप को बहुत उत्साहित महसूस करता है। बिल्कुल सही बात है। और आपने एक और चीज देखी होगी कि हमारे दूसरे देशों की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपने देश में जितने भी बहुत बड़े से बड़े कलाकार हुए, बड़े से बड़े संगीतकार हुए, कवि हुए, शायर हुए, वो रेडियो से ही निकले हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मदन मोहन का संगीतकार कितना बड़ा नाम है उनका, वो लखनऊ में संगीत के ही प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे। और ये हरिवंश राय बच्चन जी, अमृता प्रीतम जी और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां रेडियो के जरिए वो रेडियो से होके निकले हैं। अनुपम खेर शिमला में ड्यूटी करते हाँ। थे, तो बताते भी हैं कि मैं किस तरह उद्घोषक के रूप में काम करता था। एक बहुत विश्वास उनके अंदर जो जगह, वो रेडियो से ही जगह। आजकल कुमार विश्वास हैं, ये युवाणी के कंपेयर, ये भी लखनऊ में रहे, दिल्ली में भी युवाणी के कंपेयर रहे। हाँ, बहुत तो ये एक ऐसा विभाग है, ऐसा संस्थान है आकाशवाणी, जो जन जन की वाणी तो इसको कहते ही हैं, लेकिन इसको तो मैं ये कहता हूं कि हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा ये उपहार है और एक जान है ये सोसाइटी की। ठीक है, आज का दौर थोड़ा सा कठिन दौर है आकाशवाणी के लिए, लेकिन ये हमेशा से रहा है और हमेशा से ही रहेगा। ये जाएगा नहीं कहीं भी, क्योंकि ये एक जिंदगी का अहम हिस्सा है एक इंसान की। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अब आने वाले हमारे जो आगे कार्यक्रम के स्टाफ है, हमारा इंजीनियरिंग का स्टाफ है, अकाउंट्स का स्टाफ है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? बस मैं उनको यही कहूंगा कि एक चैलेंजिंग दौर है आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए, तो इसमें बहुत ही धैर्य से, बहुत ही सहजता से, एक दूसरे के सहयोग से, मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैंने इसको सिखाया ही है सभी को कि ऐसे ही हमें जीना है, ऐसे ही हमने काम करना है, तब भी सर्वाइवल है। नहीं तो बहुत मुश्किल दौर है। तो इस मुश्किल दौर से हम तभी निकल सकते हैं जब इन चीजों का, इन नियमों का हम पालन करते रहेंगे। बिल्कुल, उसमें हमें ईमानदारी से, मेहनत से, निष्ठा आपस से में मिल काम के करना पड़ेगा। और बिना स्ट्रेस लिए अपना खूब हंसी मजाक, अपनी अच्छी सेहत रखे और संतुलन बना के अपने परिवार में और कार्यालय में, अपने ऑफिस की जिम्मेवारियों में उस तरह काम करना। तो जो युवा हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, युवा पीढ़ी खासकर, क्योंकि जो हमारे पहले के जो लोग हैं वो तो सुनते ही सुनते हैं, तो उन युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहोगे कि वो किस तरह अपने जीवन की दिशा निर्धारित करें और रेडियो की उसमें क्या भूमिका? देखो, रेडियो में हमें गीत संगीत तो सुनता ही है,
जानकारियां बहुत सी होती हैं, जो कल्चरल प्रोग्राम हम देते हैं उनके बारे में हम लोगों को, जो युवा नहीं जानते, आपको याद है अजीत जी, बहुत से जगह पे हम प्रोग्राम भी करके लाए हैं, दूर दराज के जो गांव हैं, तो कितने अच्छे अच्छे और कितनी आत्मीयता से और प्यार से लोग अपने प्रोग्राम देते हैं और उनको सुनते हैं। किसान हैं, दूसरे लोग किसान हैं, किसान वाणी जैसे हमारा प्रोग्राम चलता है, इसमें कितनी अच्छी अच्छी जानकारियां हम ढूंढ के लेके आते हैं और इसीलिए लोग जुड़ भी रहे हैं। तो युवाओं से मेरा यही एक संदेश रहेगा, यही एक अनुरोध रहेगा कि इसको अपने जीवन का एक हिस्सा माने। इससे आपको बहुत से फायदे होंगे, बहुत से फायदे होंगे, नुकसान कोई नहीं, कोई भी नुकसान इसका नहीं है, कोई आपके काम में ये बाधा नहीं बनता। अब तो बल्कि रेडियो भी, आपको रेडियो जो सेट है रखने की आवश्यकता नहीं है। अब एक ऐप है हमारी न्यूज ऑन एयर, न्यूज ऑन एयर, वो दुनिया में कहीं भी लगा सकते हैं उसको, दुनिया में, पूरी दुनिया में उसको डाउनलोड करके कहीं भी आप कुरुक्षेत्र का प्रोग्राम या किसी और केंद्र का प्रोग्राम आप पूरी दुनिया में सुन सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक नई तकनीक आई है ये इंटरनेट के साथ। अजीत जी, इससे पहले कि हमारी बातचीत खत्म हो, एक गीत है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, फिल्म है वो कौन थी, लग जा गले। मेरा निवेदन है कि ये गीत मेरे श्रोताओं को आप सुनाइए। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर
अब कोई और बात जो आपके मन में हो, कुछ आप कहना चाहते हो अंत में? बस मैं अंत में यही कहूंगा कि खासकर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के संदर्भ में ही मैं कहूंगा, क्योंकि अब बहुत सी तब्दीलियां आ गई हैं काम के तरीके में भी, सिस्टम में भी। तो निष्ठा और ईमानदारी से काम करें, लगन से काम करें, एक दूसरे के सहयोग से काम करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ें। ज्यादा से ज्यादा जो ओबी है, हमारे जो प्रोग्राम बाहर से जो लेके आते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा किसानों से, युवाओं से, विभिन्न संस्थानों से जुड़ें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारियां दें और बढ़िया अच्छा काम करें। तो राणा जी, बहुत बढ़िया आपसे बातचीत हुई। आप का जो भविष्य है बहुत उज्जवल हो। हम आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजीत जी।